हेलो नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। हमारे खास कार्यक्रम सेलिब्रिटी टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको खास सेलिब्रिटीज से मिलवाएं और आज जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो वाकई बेहद खास हैं। पहले उनके करियर से जुड़ी एक छोटी सी झलक आपको दिखाते हैं, फिर उनसे रूबरू कराएंगे। टेक अ क्विक लुक। मुंबई। रोजाना ना जाने कितनी आंखें सपनों को बसाए इस शहर की तरफ बढ़ती हैं। 16 साल पहले एक शख्स अपनी आंखों में कुछ ऐसे ही सपने लेकर दिल्ली से मुंबई चमकने आया था। चाहत थी कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की, बी टाउन में छा जाने की। 16 सालों का कड़ा संघर्ष और आज बी टाउन में सफलता के नए मुकाम पर बनाई जगह। ये शख्स था करण शर्मा। महारानी वेब सीरीज के बाद करण शर्मा अब किसी परिचय के मोहताज नहीं रहे। महारानी ये वही वेब सीरीज है जिसने इनके करियर को एक नई उड़ान दी। इनके निर्देशन की आज हर तरफ चर्चा है। अब खुल गई है बी टाउन की हर राह। अब सितारा चमकने को पूरी तरह से तैयार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है महारानी वेब सीरीज के डायरेक्टर करण शर्मा। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है IBC 24 में। सर मेरा सबसे पहला सवाल होगा, और उससे पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ कि महारानी वेब सीरीज जो इतनी ह्यूज, लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिला, इतना प्यार मिला, और ये एज अ डायरेक्टर आपकी एक पहली वेब सीरीज रही है, और सडनली आप जब ये वेब सीरीज ऑन एयर होती है, लोगों को इतना प्यार मिलता है, ये फीलिंग कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी फीलिंग थी यार, मतलब क्योंकि मेरी पहली वेब सीरीज़ थी। ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। ये था कि हाँ, अच्छा काम करना है, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, मेहनत करनी है जो इतने सालों से करते आए हैं। और बाकी बहुत खुशी है कि लोगों को बहुत पसंद आई, जनता को बहुत पसंद आई और लोगों का प्यार मिला। तो अनएक्सपेक्टेड सी सिचुएशन थी मेरे लिए, क्योंकि इतने सालों से मेहनत कर रहा था। हर कोई इस इंडस्ट्री में आके काफ़ी मेहनत करता है और चाहता है कि एक सक्सेस मिले, एक मुकाम पे पहुँचे वो। बट इतने सालों की मेहनत के दौरान, इतने साल काम करते करते एक टाइम ऐसा भी आता है कि आपको लगता है कि यार वो सक्सेस के पीछे इंसान को भागना छोड़ देना चाहिए, सिर्फ अपना काम करना चाहिए। एक बार आप अपना काम करते रहेंगे तो सक्सेस शायद अपने आप आपको आके मिल जाती है। तो मेरे साथ भी शायद वही हुआ कि मैंने सक्सेस के पीछे भागना बंद कर दिया और सक्सेस खुद अपने आप आ गई। बिल्कुल सर, सक्सेस खुद आपके पास आई और एज अ डायरेक्टर आपके एक सक्सेसफुल आपका शो रहा, सक्सेसफुल वेब सीरीज रही आपकी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी कि आप लोगों ने जो ये शूट किया वो कोविड के दौरान किया, और कई जगह लॉकडाउन थे, जिस वजह से आप भोपाल का रुख करे शूट के लिए, और शूट लोकेशन का आपने भोपाल में डिसाइड किया। तो उस दौरान क्या क्या चुनौतियाँ आई, किस तरह के आप इन चीज़ों को मैनेज किए आप? क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि पूरी टीम को बचा के रखना है कोविड से, फिर शूटिंग भी, तो कैसी थी चुनौतियाँ उस दौरान? यार चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि नॉर्मली जब हम शूट करते तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आती हमको। अभी जब हम लोग शूट कर रहे थे तो जब बेसिकली हमने प्लान भी बनाया था शूट करने का, तो लॉकडाउन उस समय नया नया शुरू हुआ था। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि यार ऐसी कौन सी लोकेशन होगी या ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे हम लोग पूरी यूनिट के साथ काम कर सके। क्योंकि जब आप एक यूनिट के साथ काम करने जाते हो तो तकरीबन 150-250 की यूनिट होती है। हमारी यूनिट 350 के आसपास भी थी, जूनियर आर्टिस्ट को मिला के, सबको मिला के। तो हमारे लिए और प्रोडक्शन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमको एक ऐसी पर्टिकुलर लोकेशन चाहिए जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उस समय हम लोगों ने काफ़ी लोकेशंस देखी, काफ़ी कुछ रेकी किया हम लोगों ने। देन भोपाल एक ऐसी जगह मिली हमको जो हमको लगा कि यार इसमें हम लोग कहीं ना कहीं बिहार का कोई एक अंश दिखा सकते हैं और बिहार को कहीं ना कहीं छलका सकते हैं इसमें। तो भोपाल में भी हम लोगों ने ऐसी लोकेशन चुनी थी जो कि शहर से थोड़ा दूर हो, आबादी से थोड़ा दूर हो, ताकि हमारी वजह से किसी और को भी तकलीफ़ ना हो और हम लोग आराम से शांति के साथ अपना काम कर सकें। और नॉर्मल सिचुएशन में क्या होता है कि आपके शूटिंग आवर्स बढ़ जाते हैं आपको पता है कि आप रेगुलर जैसे हम लोग शूट करते हैं तो एक कॉल टाइम होता है, आप जाते हैं, शूट करते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर जो होता है वो होता है। बट ड्यूरिंग द कोविड टाइम हमारे आगे सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स आए थे वो हमको फॉलो करने थे।
स्पेशली सबका कोविड का टेस्ट करवाओ। फिर सुबह सुबह जैसे ही यूनिट पहुंचती थी तो जितने भी हमारे यूनिट के लोग होते थे उनका प्रॉपर टेम्परेचर चेक किया जाता था, उनका सैनिटाइज किया जाता था, सब कुछ किया जाता था। तो उसमें जब आप 250 लोगों के साथ इतना प्रोसेस कर रहे हैं तो टाइम बहुत जाता है। तो वो कहीं ना कहीं आपके शूटिंग आवर्स में ही आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो एक चैलेंजिंग पार्ट होता है आपके लिए। बाकी अदरवाइज हम लोग को एज सच कुछ प्रॉब्लम आई नहीं कहीं पे। बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, और हमेशा होता है कि शूटिंग करना, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक कह सकते हैं कि कोविड के दौरान आपने शूट किया और उस दौरान आपको शूटिंग का भी ध्यान रखना है और फिर साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि टीम मेंबर्स को कुछ ना हो। लेकिन मेरा सवाल एक और रहेगा सर आपसे कि मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि ये एज अ डायरेक्टर आपकी एक पहली वेब सीरीज़ रही, तो आर्टिस्ट के साथ मैनेज करना आपके लिए कितना मुश्किल रहा, कैसे आप मैनेज किए, कैसा उस दौरान का आपका एक्सपीरियंस रहा, वो शेयर करेंगे आप? आर्टिस्ट के साथ यार बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस था। जितने भी आर्टिस्ट हम लोगों ने इस वेब सीरीज़ में जितने भी लोगों ने काम किया वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट थे। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा एक लग रहा था कि जब भी कोई नया डायरेक्टर या पहली बार जब आप डायरेक्ट करते हैं या पहली बार काम करते हैं और इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक रहता है कि पता नहीं यार सामने वाला किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे करेगा, कि तुम पहली बार डायरेक्ट कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है, ये है वो है। बट इतने सालों से मेरा एक एक्सपीरियंस, मेरा एक प्लस पॉइंट ये था कि इतने सालों से जब मैं काम कर रहा था तो सेट रन मैं ही करता था एज अ फर्स्ट एडी, एज अ एसोसिएट। तो सेट रन करने की आदत थी। काफ़ी आर्टिस्ट के साथ एक आपका जब आप सेट रन करते हैं तो उनके साथ एक बॉन्डिंग भी हो जाती है। आपको एक डेकोरम पता होता है कि आर्टिस्ट के साथ किस तरीके से बात करनी है, क्या करना है, तो वो सब चीज़ें मेरे पास थी। बट जब हुमा का कास्टिंग हुई या जब हुमा मैम आई तो मुझे थोड़ा सा एक ये था कि यार एक सेलिब्रिटी हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगी। बट मुझे याद है कि हम लोग का कॉस्ट्यूम ट्रायल चल रहा था और पहली बार मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि देखिए मेरा पहला शो है तो कुछ अगर 19-20 होता है या कुछ होता है, कभी क्या होता है कि शो जब हम बनाते हैं या कोई भी फिल्म बनाते हैं, कुछ भी करते हैं तो डायरेक्टर नहीं है, सबका एक आपस का एक जितनी भी यूनिट होती है सबका एक कोलैबोरेशन रहता है, तब जाके कोई चीज़ अच्छी बन पाती है। तो मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था कि कभी अगर आपको लगे कि मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, कभी मुझे लगेगा कि आप गलत जा रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे इतने कॉन्फिडेंटली बोला कि करण आप टेंशन मत लो, सर मैं आपके साथ हूँ, आप जैसा बोलोगे वैसा होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो दैट वाज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी एज अ न्यू कमर, एज अ न्यू पर्सन, कि जब आर्टिस्ट आपके साथ खड़े हैं वो आपको फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे को फुल सपोर्ट कर रहे थे, लाइक सुभाष जी इज़ लाइक कि तेरे को जैसे करना है, जो करना है, तेरे को फुल फ्रीडम है, कभी किसी चीज़ की टोका टाकी नहीं। तो जब इतना ज़्यादा बूस्ट आपको लोग कर देते हैं तो आपका जो माइंडसेट होता है वो फ्री हो जाता है। फिर जब आप फ्री दिमाग से काम करते हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ आपके सामने ही है और वो अच्छी बनती है। तो आर्टिस्ट का सपोर्ट बहुत अच्छा था मेरे को। आप शूटिंग के दौरान की कुछ फ़नी मोमेंट जो हमसे शेयर करना चाहेंगे, जो यादगार रहा हमेशा के लिए? अब वो एक आपकी डायरी में एक नोट हो गया कि हाँ उस शूट के दौरान ये हादसे हुए और वो बहुत इंटरेस्टिंग रहे हो। शूट के दौरान लोग फ़नी मोमेंट तो बहुत ही थे, क्योंकि हम लोगों का एक ऐसा माहौल बन गया था कि सब आपस में मिलजुल के एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे और कोई स्ट्रेस नहीं था कुछ इतना। और सबसे ज़्यादा फ़नी तो मेरे ख्याल से सेट पे हुमा ही थी। वो सबके साथ जाके डेली उनको मस्ती करनी है, सबके साथ जाके कुछ ना कुछ उनको करना है, तो वो पूरा माहौल बना के रखती थी। और एक सीन मेरे को याद है, हम लोग फिल्मा रहे थे, हुमा एंड सोहम के बीच में था, वो एक सुहागरात का सीन था। तो सोहम का क्या है कि ही इज़ अ वेरी मेथड काइंड ऑफ एक्टर, तो वो किसी भी कैरेक्टर में जाने के लिए पहले उसकी साइकोलॉजी समझते हैं, क्या है, कैसा उस मोमेंट पे कैसे कर रहा होगा, क्या होगा। अब वो सुहाग रात का सीन था, दैट वाज अ वेरी स्मॉल सीन जिसमें उनको खाली हुमा का घूंघट उठाना था। अब वो घूंघट ही नहीं उठा पा रहे थे, मतलब द मोमेंट ही पिक, वो जैसे ही घूंघट उठाते या तो हुमा हंस पड़ती उनका एक्सप्रेशन देख के, या उनकी खुद की हंसी छूट जाती। तो वो एक छोटे से सीन के लिए मेरे को 2-2.5 घंटे लगे थे जस्ट टू कंट्रोल देयर लाफ्टर, कि आप प्लीज़ अभी हंसो मत। और हंसी का प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप किसी को कंट्रोल करने बोलोगे कि हंसो मत तो वो और ज़्यादा हंसता है। तो वो करते करते करते, और सोहम को ये था कि यार मेरे से जितने मर्जी टफ सीन करा लो, कुछ भी करा लो, बट ऐसे कुछ पर्टिकुलर सीन होते हैं जहाँ पे मैं अटक जाता हूँ। तो मुझसे ये, अब मैं इसको कैसे एक्सपीरियंस करूँ कि मैं फर्स्ट टाइम अपनी वाइफ का घूंघट उठा रहा हूँ, या ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो वो छोटे छोटे इस तरीके के बहुत सारे फनी मोमेंट्स थे।
और यही छोटे छोटे मोमेंट्स वो हमेशा के लिए एक यादगार बने रह जाते हैं। फिर मैं ये पूछना चाहूँगी, जब आप लोगों ने हुमा कुरैशी को अप्रोच किया तो उनका रिएक्शन कैसा था? जब उन्होंने स्क्रिप्ट देखी तो कैसा रिएक्शन दिया उन्होंने? वेल मुझे याद है कि 2019 में जब सुभाष जी ये लिख रहे थे वेब सीरीज़, उस समय तो ये था कि उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये वेब सीरीज डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो सर ने हुमा को ये पिच किया, एक बार सुनाया, एंड शी वॉज रियली एक्साइटेड, शी वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज सुभाष जी एंड हुमा एक बार पहले भी काम कर चुके हैं जॉली 2 में, तो उनका ऑलरेडी एक बॉन्डिंग है एक। और सुभाष जी को ये था कि कहीं ना कहीं हुमा इज़ द ओनली पर्सन हु कैन पुल ऑफ दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर। और जब कास्टिंग होती है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी नाम सामने आते हैं, काफ़ी लोगों के नाम सजेस्ट किए जाते हैं कि इसको भी ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। बट जब हुमा का नाम सामने आया तो मुझे भी कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि नो यार, शी इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज मैंने गैंग्स ऑफ वासीपुर देखी थी, और गैंग्स ऑफ वासीपुर में उन्होंने बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटल और बहुत ही प्यारे तरीके से उस कैरेक्टर, बेशक उनका रन टाइम बहुत कम था स्क्रीन पे, बट जितना भी था उन्होंने अपना एक छाप छोड़ दिया था कि आई एम देयर। और मेरे ख्याल से पहली फिल्म थी उनकी वो, और बहुत अच्छे से उन्होंने अपना एक मार्क छोड़ा था। तो मुझे लगा था कि यार आई थिंक शी इज़ द पर्सन और जिस तरीके का सुभाष जी वो कैरेक्टर देख भी रहे थे, उन्होंने इमेजिन भी किया था कि एक हमको एक ऐसी फीमेल चाहिए जो कि एकदम जिसको देख के लगे कि शी इज़ प्योर ग्राउंडेड, गांव की। और पहली बार तो मेरे को लगा था कि हुमा गांव की और कैसी लगेगी, बिकॉज अब तक हम लोगों ने जितना भी उनके कैरेक्टर्स देखे हैं, जितना भी उनकी फिल्मोग्राफी है, उसमें काफ़ी वो मॉडर्न और अलग अवतार में दिखती हैं। बट जो ट्रांसफॉर्मेशन उनका हुआ और जिस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वो आई, इवन रिहर्सल्स में भी वो कई दफ़ा साड़ी पहन के आती थी, तो हमको लगता था नो यार, शी इज़ द ओनली वन हु कैन शी इज़ द महारानी ऑफ द शो। एंड हुमा भी, शी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैंने उनसे पहले एक लीला करके उनका शो आया था, वो भी देखा था। तो मुझे ये था कि इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अलग करने का एक चाहत है, कहीं ना कहीं कुछ अलग करना चाहती हैं ये। और आई एम श्योर कि ये कुछ ना कुछ बड़ा कर जाएंगी। और हुमा ने उतनी मेहनत की, उतना ही पैशन के साथ उस कैरेक्टर को निभाया, उतनी ही हम्बल और उतने ही जो उस छोटे छोटे नुएंसेस उस कैरेक्टर के लिए चाहिए थे वो उन्होंने खुद से भी डाले। कभी कभी क्या होता है कि डायरेक्टर एक विजन के साथ आता है और वो सोचता है कि मैंने इस कैरेक्टर को इस तरीके से डिज़ाइन किया और मैं इस कैरेक्टर को इस तरीके से देख रहा हूँ, और आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देते हैं कि ये कैरेक्टर ऐसा है, आपको ऐसे करना है। बट जब आर्टिस्ट उस कैरेक्टर के अंदर पूरी तरीके से घुस जाता है, जब उसको अपना बना लेता है, तो बहुत सारे नुएंसेस वो खुद लेके आता है। तो ऐसे काफ़ी नुएंसेस थे जो उन्होंने खुद से महारानी के अंदर डाले हैं, और वो दिखता भी है। उनकी मेहनत, उनका हार्डवर्क वो स्क्रीन पे दिखता है। शायद इसीलिए लोगों ने उनके कैरेक्टर को इतना सहारा और इतना प्यार दिया। बिल्कुल सर, ये तो हो गई महारानी की बात। हमने महारानी कैसे शूट हुआ, सर ने बताया कि फ़नी मोमेंट्स क्या कह रहे हैं, बट हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने कैसे फिल्म इंडस्ट्री में आने का सोचा, आपकी जर्नी कैसी रही? यार सच बताऊं तो स्टार्टिंग से ही मुझे फिल्मों का बहुत शौक़ था। मैं काफ़ी फिल्में देखता था, और जब मैं छोटा था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या होता है ना, वो एक कहावत है कि दूर के ढोल बहुत सुहावने लगते हैं। तो मैं हमेशा घर पे बैठ के फिल्में देखता था, और मेरे को कभी कभी लगता था यार इससे अच्छी कहानी तो मैं लिख लेता हूँ, या इससे अच्छी कहानी तो मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने कहा कि यार मुझे फिल्मों में ही काम करना है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में तो मैं शायद इतना कुछ अच्छा था नहीं। और मेरे पिताजी जो थे वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और नॉर्मल जॉब करते थे 9 से 5 वाली। तो मुझे हमेशा, मैं उनको देखता था और मुझे ये रियलाइज़ होता था कि यार मुझे ये 9 to 5 वाली जॉब नहीं करनी। मतलब अंदर से एक आवाज़ आती थी कि यार नहीं, ये नहीं करूँगा। और इतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था नहीं कि मैं कोई बिज़नेस कर सकूँ। तो फिर मेरे अंदर ये था, एक क्रिएटिव कीड़ा कहीं ना कहीं शुरू से था कि नहीं, कुछ क्रिएटिव करना है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो जब फिल्मों का इतना शौक़ था तो मैंने खुद से ही एक मन बनाया था कि यार चलो मैं फिल्मों में आने की सोचता हूँ। और जब आप छोटे शहर से आप जब सोचते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और जब आप इस तरीके का कोई सपना सोचते हैं कि यार फिल्मों में काम करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मतलब घर वालों को भी अनरियल लगता है, खुद को भी थोड़े टाइम तक अनरियल लगता है कि बोल तो दिया बट होगा कैसे। तो जब घर वालों को बताया तो घर वाले तो मजाक उड़ाने लग गए कि ऐसा नहीं होता, तुम्हें नहीं पता, बहुत स्ट्रगल है, ये है वो है। फिर लकीली मेरे एक ब्रदर थे जो हैं भवीन गोसाई करके, जो दिल्ली में थिएटर वगैरह किया करते थे।
तो मेरे मदर को लगा कि अगर तुम वाकई सीरियस हो इस चीज़ को लेके तो तुम एक बार उससे कंसल्ट कर लो, तो एटलीस्ट ही विल गाइड यू पे व्हाट इज़ द राइट प्रोसेस टू अचीव योर टारगेट। मैंने कहा ठीक है। तो मैं भवीन से जाके मिला और मैंने उनको बोला कि मुझे फ़िल्मों में आना है और मुझे लिखने का बहुत शौक़ है और मैं डायरेक्शन में आना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें डायरेक्शन की कुछ नॉलेज है या तुमने कुछ किया है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ किया नहीं है, बट मुझे आना है, कैसे भी करके आना है। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई कि मैंने आपके पास टाइम है तो मैं एक कहानी सुनाता हूँ। तो मैंने उनको कहानी सुनाई जो कि बहुत ही वाहियात कहानी थी, उस समय मैंने लिखी थी, कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने सुनी, बहुत पेशेंस के साथ सुनी और उन्होंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। एंड देन ही सेड कि ठीक है, तो तुम कैसे आए हो? तो मैंने कहा मैं बस से आया हूँ एंड देन रिक्शा। तो बोलते तुम आज घर जाओ और जाते जाते रास्ते में जितने भी लोग हैं उनको ऑब्जर्व करना और कल एक डायरी में लिख के आना कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया। उस समय मुझे लगा यार क्या फालतू की बात कर रहे हैं, मतलब इतना टाइम किसके पास है, कौन इतना वो करेगा। बट आई थिंक मेरे लिए वो बहुत बड़ी सीख थी और बहुत बड़ी एक लेसन था मेरे लिए कि एक जब मैं घर पहुंचा और अगले दिन दोबारा उनके घर गया तो मैंने पूरी जर्नी में काफ़ी लोगों को देखा जो मैं शायद अनदेखा कर रहा था या वो छोड़ रहा था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिले मुझे जो मैंने अपनी डायरी में नोट कर लिया और नेक्स्ट डे जाके मैंने उनको बताया। एंड ही सेड के दिस इज़ द प्रोसेस टू राइट अ फिल्म। यू नो, यहीं से तुम अपने कैरेक्टर ढूंढते हो, यहीं से तुम अपने कैरेक्टर बनाते हो, तो इस प्रोसेस को ज़िंदगी भर मत छोड़ना। तो वो शायद मैंने आज तक अपने साथ बांध के रखी हुई है सीख कि मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी से भी मिलता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तो अगर मुझे कहीं कुछ लगता है कि यार ये कोई कैरेक्टर है तो उसको मैं कहीं ना कहीं अपने दिमाग में स्टोर कर लेता हूँ। तो जब मैं लिखने बैठता हूँ, जब आप फिक्टिशियस कोई कहानी लिखने बैठते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि मेरा किरदार कैसा होगा, वो कैसे चलता होगा, कैसे खाता होगा, कैसे पीता होगा, उसका बोलने का तरीका क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जब आपके माइंड में, जब आपकी मेमोरी में बहुत सारे किरदार ऑलरेडी स्टोर रहते हैं तो आपको बहुत इजी हो जाता है अपने किरदार को बिल्ड करना। तो वो छोटी छोटी चीज़ें होते वो फिर वो सीख मिली। एंड देन फिर मुझे लगा कि अब क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि यार तुम एक काम करो, तुम थोड़े दिन थिएटर ज्वाइन कर लो। तो दिल्ली में मैंने थोड़ा टाइम तक थिएटर किया। रंग सप्तक करके एक ग्रुप था, उनके साथ मैंने कुछ वक्त तक थिएटर किया। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार यहाँ पे एक्टिंग से रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं बट डायरेक्शन का इतना कुछ स्कोप है नहीं, क्योंकि मुझे टेक्निकल उसमें आना है। बट वहाँ पे भी मुझे एक फ़ायदा ये हो गया कि जब मैं उस एक्टिंग के कोर्स में उनके साथ काम कर रहा था तो मुझे इमोशंस सीखने को मिले कि इमोशंस कैसे स्क्रीन पे दिखाए जाते हैं। तो जब मेरे जो डायरेक्टर भी थे वो जब बताते थे कि इस तरीके से करो, इमोशंस को इस तरीके से निकालो, ऐसा इमोशंस चाहिए, ये चाहिए, बिल्कुल, तो वो मेरे कहीं ना कहीं करियर में बहुत काम आया, महारानी में भी। और आगे अगर मैं काम करूँ तो कोशिश करूँगा कि उसी ईमानदारी के साथ, उसी इमोशंस के साथ काम करूँ। और बिल्कुल सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत काम आया और इसका रिजल्ट ही है कि आपने उसको स्टेप बाय स्टेप सीखा और वो आपके लिए काम आया। और जो प्रूव्ड हुआ है महारानी के वेब सीरीज़ में, इतना ह्यूज उसको हाइक मिला है, लोगों से इतना अच्छा प्यार मिला है, लोग अब भी उसको पसंद कर रहे हैं। इतना टाइम हो गया वेब सीरीज़ को आया लेकिन लोगों का प्यार अब भी महारानी के लिए कम नहीं हुआ है। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, IBC 24 के साथ बातचीत करने के लिए। और फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप सभी देखते रहें IBC 24। नमस्कार।